मेरे घर में जो प्रोडक्शन थी मेरे लिए उनके पास काम नहीं था। इनफैक्ट मुझे यही कहा जाता था कि यार तुम हीरो बन के आ जाओ तो फिर ठीक है। और मैं थोड़ा सा रिबेलियस हो गया कि यार मतलब ये क्या बात हुई, मेरे घर में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं स्टार फैमिली से है तो क्या मुश्किल हो। हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रगल की और इंडस्ट्री में जितने भी लोग हमारे सीनियर्स हमें जानते हैं, सो इसलिए मुझे लगता है कि अब तो इतना वक्त गुजर गया कि जो जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, लोग इतना पसंद करते हैं। तो एक तरफ कॉमेडी, दूसरी तरफ सिंगिंग, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं जब फील्ड में आने का सोचा था तो उस वक्त क्योंकि मुझे लगता था कि यार मुझे शायद फैमिली में कोई हीरो वीरो तो लेगा नहीं। जब मैं तमाशा में गया वहाँ पर जाने के बाद से मुझे लगा कि लोगों को मेरी सिंगिंग पसंद है। तो अब आप आए हैं तो कुछ गुनगुना के सुनाएं। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ। विद द न्यू एपिसोड ऑफ दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट, मैं हूं रुशना ज़मीर और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर अली सिकंदर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि पूरी स्टार फैमिली आपके इर्द गिर्द है, तो कितना मुश्किल था इस तरफ आना या कितना आसान? मेरे लिए मुश्किल था। उसका रीज़न ये था कि हमारी फैमिली में जितने भी अभी तक नाम आप जानते हैं वो सब हीरोज़ थे। मेरे घर में जो प्रोडक्शन थी मेरे लिए उनके पास काम नहीं था। इनफैक्ट मुझे यही कहा जाता था कि यार तुम हीरो बन के आ जाओ तो फिर ठीक है। और मैं थोड़ा सा रिबेलियस हो गया कि यार मतलब ये क्या बात हुई, मेरे घर में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर मैं बहुत डोर टू डोर गया, बहुत सारे ऑडिशंस दिए। और पहला प्रोजेक्ट जब मुझे मिला दैट वाज द मेजर ब्रेक तेरे पहलू में, उसमें मैंने ऑलमोस्ट कोई 3 to 4 thousand लोगों में ऑडिशन दे के सिलेक्ट हुआ था। सो इट वाज नॉट दैट इजी। बट जहाँ तक ताल्लुक़ है काम का, तो वो इतना बचपन से अपने इर्द गिर्द देखा था कि वो नेचुरली बहुत सारी चीज़ों से आप रोशनास हो जाते हो और आपको जो है फिर वो इतना मुश्किल लगता नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं स्टार फैमिली से है तो क्या मुश्किल होगा, मतलब पूरी फैमिली है तो इसको तो सपोर्ट भी मिल जाएगी, सब लोग जानने वाले भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिल जाएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, इवन माय ब्रदर आगा, हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रगल की और इंडस्ट्री में जितने भी लोग हमारे सीनियर्स हमें जानते हैं वो हमारी स्ट्रगल से बखूबी वाकिफ़ है। दोनों भाई बड़े मुख्तलिफ हैं, मतलब अगर आगा की पर्सनैलिटी को मैं देखूं तो बड़े स्लिम स्मार्ट से, बड़े लाइक वो हीरो टाइप वो हैं, और आपकी तरफ देखूं तो बड़े एक्टिव हैं, जॉली हैं, थोड़े भारी अगर भरकम। देखें, अगर बिल्कुल एक जैसे होते तो फिर तो मज़ा नहीं आता, फिर तो लोगों के लिए भी कन्फ्यूजन हो जाता। और वो शुरू से ऐसा ही है और मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। दोनों मुख्तलिफ दोनों हैं। मुख्तलिफ है तो दोनों ने एक दूसरे को अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं या हम जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वो जो होता है आपको आइडिया होता है कि अच्छा दोनों के सुर एक जैसे ही हैं। अच्छा, अगर ये डिफरेंस है दोनों में, मतलब दोनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है आप दोनों के लिए या नहीं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है इसमें? देखिए, ये डिपेंड करता है। पॉजिटिव हमारे लिए तो ऑब्वियसली मैं अपने जैसे मैं ज़्यादा लिखता हूँ और मेरी डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है, या लोगों को मैं ज़्यादा हंसाते हुए अच्छा लगता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं उसको अब आके चेंज करूँगा तो शायद वो उस तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और इसी तरह आगा है, वो उन करियर के स्टार्ट से ही वो एज हीरो आ रहा है, तो अभी उसको तो चेंज होने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि अब तो इतना वक्त गुजर गया कि जो जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, लोग इतना पसंद करते हैं। अभी उसमें क्या चेंज करेंगे। वो गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम तो नहीं खेलते आप लोग वो मोस्टली बहुत जगह ज़्यादा पे? खेलते हैं हम, स्पेशली हमारी प्रोफेशनल डील्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम द गुड कॉप। स्वीट सा जॉली सा फेस है, यू आर हाँ द गुड कॉप, और आगा जो है गुस्से वाले हैं हाँ, तो वो ज़रा थोड़ा सा उसको लेकिन ये है कि जब इकट्ठे होते हैं तो फिर हम कुछ और दुनिया में ये होते हैं वो लोग। बचपन से जा लड़ना मेरी जगह। नहीं नहीं, लड़ाई हम दोनों को ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, तो हम कम ही लड़ते हैं। कम कम लड़ते हाँ, हैं, कम एक लड़ते दूसरे हैं। से भी कम कम लड़ते हैं। डिपेंड करता है, एक दूसरे से शायद हम एक सेशन में 10 दफ़ा लड़ पड़े। वो हमारी आपस में वो, लेकिन वो लड़ाई जो होती है ना वो बड़ी मज़ेदार होती है, बिकॉज हमारी माँ जी को या किसी को थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो ये पता नहीं क्या होगा अब, और 10 मिनट के बाद जो है वो हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये रेसलिंग शेसलिंग होती है घर में? बचपन में। बचपन में, अब नहीं होती, अब अब तो नहीं, हो तो मेरे ख्याल से अब नहीं, अब मैं अपने टांग बेटे के साथ बाजू। रेसलिंग करता हूँ। चले, चेंज आ गया है। हाँ अब बेटा आपका शिकार हो गया। हाँ। वंडरफुल। अच्छा बताइएगा कि आपको मैंने देखा है मोस्टली जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप सिंगिंग करते हुए आते हैं,
तो सिंगिंग का शौक कहाँ से? एक तरफ कॉमेडी, दूसरी तरफ सिंगिंग, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं जब फील्ड में आने का सोचा था तो उस वक्त क्योंकि मुझे लगता था कि यार मुझे शायद फैमिली में कोई हीरो वीरो तो लेगा नहीं, और नाना मेरे बहुत फेमस सिंगर थे, इनायत हुसैन भट्टी मरहूम। सो मुझे थोड़ा सा उस वक्त सिंगिंग का शौक था, बट एक स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, नाना की डेथ हो चुकी थी, बाबा की डेथ हो चुकी हुई थी। उस वक्त जब मैं सिंगिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो सामने एक बड़ा इम्तिहान था कि यार अपनी वीडियोस भी खुद बनानी है, उन्हें प्रोजेक्ट भी खुद करना है, और फिर जाके काम मिलना है। तो उस वक्त लगा कि अच्छा यार जो मिल रहा है वो कर लेते हैं। सो मैंने होस्टिंग से स्टार्ट लिया, देन फिर मैं एक्टिंग में आया। फिर वो एक्टिंग, होस्टिंग, राइटिंग में इतना वक्त गुजर गया कि वो सिंगर कहीं दूर रह गया, लेकिन वो था। और वो री एक्सप्लोर हुआ जब मैं तमाशा में गया। वहाँ पर जाने के बाद से मुझे लगा कि लोगों को मेरी सिंगिंग पसंद है। तो जैसे आप हर शो में कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, तो मुझे वो मेरी एक वो ट्रेडमार्क सा बन गया कि मैं हर दफ़ा जब आता हूँ तो मैं कुछ गाता आता हूँ, और उसका फीडबैक अच्छा आता था तो मैंने उसको परमानेंटली कर दिया। तो अब आप आए हैं तो कुछ गुनगुना के सुनाएं। अरे मैं ज़रूर सुनाऊंगा, आपको आते ही गाना सुनना है। बिल्कुल। शुरुआत वो कहते हैं ना, मौसीकी रूह की बिल्कुल ग़ज़ा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। शुरुआत कैसे इसी से हो जाए। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। हाँ हाँ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। हाँ, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं इसकी एक लाइन को ना लिंक करना चाहूँगी, प्लीज। बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। और इससे पहले आपने एक जुमला बोला कि फैमिली में मुझे लगता था कि मुझे कोई हीरो नहीं लेगा। ऐसा क्यों सोचा? नहीं नहीं, मुझे लगता क्या था, वो मुंह पे बोलते थे। ऐसा क्यों? मतलब वैसे मैं Because I मतलब was देखती हूँ। chubby, I was not a hero structure. और मेरे बड़े बुजुर्ग में ज़्यादातर जो है वो मेल एक्टर्स रहे हैं, और वो सभी मेन स्ट्रीम हीरोज रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए एक ज़्यादा मुश्किल काम था कि यार मेरे इर्द गिर्द इतने हीरोज हैं, और उनमें अपने आप को मनवाना और एज एन आर्टिस्ट मनवाना और उस पॉइंट तक जाना कि मेरे भी इंडिविजुअल फैंस उतने हों, दैट वाज अ बिगर टास्क फॉर मी। अच्छा, ये ना जैसे आप कह रहे हैं कि चब्बी था मैं, और मतलब ये चीज़ें हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप नहीं बन गई। वैसे अगर मैं देखूँ तो मतलब अगर हमसाया मुल्क की बात की जाए, तमिल मूवीज़ में जितने भी आप देखते हैं जो मेन लीड है वो इतना खूबसूरत भी नहीं होता, मतलब लुक वाइज भी, अपीयरेंस वाइज भी कोई इतना आउट क्लास बंदा हमारे नहीं यहाँ होता। कुछ है नहीं ना, ना भोजपुरी है, ना तमिल है, ना नाडु है, कुछ है नहीं। आज आके पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री थी, वो भी इतनी सी, और फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी सी थी यार। अभी तो पिछले 10-12 सालों में भी आप देखो, जैसे हुमायूं भाई की या फहद भाई की कुछ बड़ी मूवीज आई हैं, बट कितनी, गिनती की 3-4। उसके अलावा तो कुछ ऐसा खातिर ख्वाह काम हो नहीं रहा कि आप आएँ और आपका वो ब्रेड एंड बटर भी बन जाए और आप स्टार भी बन जाएं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। सेकेंडली, जब से सोशल मीडिया आया है तो बहुत सारे टैबू ब्रेक हुए हैं। उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती थी, आपको कह दिया जाता था। और मेरा गुस्सा यही था कि यार अगर ऐसा है तो फिर मुझे ऐसे ही मनवाना है। हाँ, एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है मुझे, और डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों को होती होगी जिनके ऊपर सिर्फ स्टैंप लग जाता है। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सीरियस एक्टिंग भी की। तेरे पहलू में वॉज अ प्ले जिसमें मैंने हंसाया भी, जिसमें मैंने रुलाया भी, और वो 1000 एपिसोड्स चला। तो उसमें मुझे अभी भी जो लोग उस वो कैरेक्टर उनको याद है, उनको वो डायमेंशंस भी याद हैं। बट अभी क्या होता है, आप अगर हंसाते हैं
तो आप किसी इंटरव्यू में चले जाएं, आप किसी मॉर्निंग शो में चले जाएं, आपको बुलाने के बाद बातें ही सिर्फ ये होंगी कि आ जाए ना यार, आपके साथ बातें करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। डोंट बी फेक, टॉक टू मी, टॉक अबाउट माई सेल्फ। बहुत कुछ संजीदा हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप मुझसे मेरे बारे में बात करो, मैं आपको हर वक्त एंटरटेन करता रहूं, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ आपको हंसा हंसा के एंटरटेन करूं। सो ये चीज़ों से कभी कभी आप थोड़े से ऑफ हो जाते हो, लेकिन फिर इट्स पार्ट ऑफ द गेम, क्या कर सकते अच्छा कितना मुश्किल होता है टाइम्स बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं नहीं मूड होता कि मैं किसी को हंसाऊं, किसी से बात करूं, लेकिन वही फिर आपका ब्रेड एंड बटर भी है, तो उसको करना भी देखें, पड़ता है। क्योंकि मैं बहुत कम काम करता हूँ और मैं बहुत सिलेक्टिव काम करता हूँ। मैं कभी आपको कहीं पे भी बिला वजह ना हंसाते हुए नज़र आऊँगा, ना रुलाते हुए नज़र आऊँगा। ये चीज़ मैंने अपने साथ रखी थी, क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँ कि करने के बाद ना अगले दिन मैं सोचूं यार ये ऑन एयर गएगा तो क्या होगा। जैसे स्टैंड अप है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मैं उस तरफ कभी गया नहीं हूँ। सो अगर मैं आपको हंसा भी रहूँगा तो वो मेरा कैरेक्टर है जो उस प्रोजेक्ट में है, जो हंसा रहा है। वो कभी भी आपको मैं लाइव शोज़ में बैठा हुआ चुटकुले सुनाता हुआ नहीं दिखूंगा। तो मैं शायद, मेरी एक साइड बहुत सीरियस भी है, जो बहुत कम एक लोगों ने राइटर अली देखी है। सिकंदर है, हाँ। जो एक इंसान है, और उसकी वो साइड से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन जो वाकिफ़ हैं वो जानते हैं। अच्छा भारी साइड कौन सी है, ये कॉमेडी वाली या सीरियस वाली? अब कॉमेडी शायद मुझे लगता है कि वो जो यहाँ पे ना, एक तो बहुत कम कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिल पाते हैं कि आप कॉमेडी कर रहे हैं और आप बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो वो मुझे लगता है कि उसमें अब वो मेरे लिए थोड़ी सी अब एफर्टलेस हो जाती है, बिकॉज वो शायद नेचुरली वो बॉडी लैंग्वेज में है, तो वो करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि वो जो भी करता हूँ देखने वाले खुश हो जाते हैं। बट मुझे मेरी सीरियस साइड पसंद है, बिकॉज वो है एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर की, जो लिखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लिखा, तो मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे सबा परवेज़ जी, नादिया अफगन और इस तरह के नाम जो हैं, उन्होंने पर्सनली बुला के बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि वो तू औरत, तू ऐना ऑब्जर्व करना है। सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। सो वंडरफुल। वो चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी रूटीन हो गई। हाँ, वो दोनों जो है वो मिक्स एंड मैच चलती रहती है लाइफ में। अच्छा आपने कहा बड़ा सिलेक्टिव काम करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी प्रोजेक्ट पे आपको बड़ा रिग्रेट हुआ हो कि ना ही करता तो अच्छा था? हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ, और फिर मैंने होने नहीं दिया, या अल्लाह पाक ने होने नहीं दिया। एक प्रोजेक्ट था लॉन्ग टाइम बैक, मैं बिल्कुल नया नया था, और यहाँ से कास्टिंग हो रही थी, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मरी में सब शूट कर रहे थे। और उस वक्त मेरे साथ 3-4 जितने भी नए लोग आए थे और रजिस्टर हुए थे, वो मेरे दोस्त ही थे। एक छोटा सा ग्रुप था, छोटी सी इंडस्ट्री लाहौर की थी। तो जब मैं जा रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग वन ऑफ द हीरो टाइप कैरेक्टर, और बड़ा मज़ेदार, और आई वॉज वेरी हैप्पी। और जिस रात हमने ट्रैवल करना था, उसी रात मुझे उनके प्रोडक्शन हाउस में आने के बाद पता चला कि यार ये इतना वार्डरोब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग दैट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर ना भाई ने स्विच कर दिया। क्यों कर दिया भाई स्विच? मुझे तो बताया भी नहीं, मैं तो हाँ नहीं हाँ। करूँगा। नहीं नहीं नहीं, नाउ यू आर प्लेइंग कॉमेडी, एक जासूस टाइप कैरेक्टर है। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं करूँगा। सो मेरे उन्हीं दोस्तों ने मुझे बिठाया और बहुत समझाया, नहीं तू नया है, देख ना कर, भाई कितने प्रोजेक्ट्स हैं तुझे। फिर एक तो यहाँ पे भाई सिस्टम बहुत है, रात को भाई के लिए मैकरोनी कीमा बनाने बैठ जाते हैं। अब हमसे ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो खैर, मैं उस प्रेशर में मुझे कुछ समझ नहीं आई, और मैं चला गया, और वो प्रोजेक्ट मैंने शूट किया। अपनी तरफ से तो बड़ी ईमानदारी से किया, लेकिन उस दौरान मैं बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज वही मेरा दोस्त वही कैरेक्टर कर रहा था जो मैंने करना था। और क्या कब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट कभी बिक नहीं सका। और वो मुझे बहुत दफ़ा पता चला जी, वो उस चैनल पे गया, उस चैनल पे गया, हर जगह से रिजेक्ट हो गया, हालांकि उसमें आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग थे, और प्रोजेक्ट भी बुरा नहीं था। बट होता है कभी कभी कोई आह लग जाती है। हाँ। सो आर्टिस्ट बहुत इमोशनल होता है। अच्छा आप उसके बाद रिग्रेट नहीं किया कि नहीं बस यहीं पे फुल स्टॉप, यहीं पे अब मेरे साथ अगर इतना हो गया तो मुझे नहीं जाना इंडस्ट्री में, मुझे बैक ऑफ कर लेना नहीं चाहिए? नहीं, क्यों करना ऐसी की तैसी यार। इंडस्ट्री किसी एक के बाप की तो है नहीं। कोई एक प्रोडक्शन हाउस थोड़ी चलाता है। मैं अपनी इंडस्ट्री खुद बना सकता हूँ, मुझे में इतनी कैपेबिलिटी है। मैं अगर इतने सालों में मैंने लिखा है, डायरेक्ट किया है, एक्टिंग की है, तो ये उस वक्त अगर ये करेज नहीं होती तो आज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। पहले दिन ही छोड़ देता, लोग कहते ओए ओए मोटे, तो आप वहाँ पे ही हिम्मत हार जाते हो। लेकिन आप वो कॉन्फिडेंस से आते हो कि मैंने बहुत सारे रोमांटिक कैरेक्टर्स भी किए,
तो वो सब कुछ ये था कि एक आर्टिस्ट को अपने पे यकीन होना चाहिए और खुदा पे यकीन होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बड़े मतलब वो अभी ये एक जुमला आपने इस्तेमाल किया कि लोग कहते हैं कि ओए मोटे ये वो, इस तरह का क्या मतलब जब आप उसके लिए जाते थे, ऑडिशंस के लिए जाते थे, तो बड़े क्रिटिसिज्म मिला कि नहीं अपना वेट कम करो, ऐसे करो, वैसे करो, बॉडी को इस तरह से कर लो तो हम तुम्हें कास्ट कर लेंगे? अच्छा नहीं, मैं बड़ा रियलिस्टिक हूँ, अप्रोच रखता हूँ इस मामले में। तो मैं कभी, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी काम मांगने के लिए गया हूँ। अच्छा काम आएगा, जो मुझे जानते हैं वही मैं उनके साथ ही दोबारा काम करूंगा। अगर मेरी समझ में आएगा कैरेक्टर तो मैं करूंगा। हाँ, फ्रेंडली एडवाइस आपको देते हैं लोग, कुछ मतलब वो पहले भी दी होगी, लेकिन वो जो अब तो खैर ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एक अवेयरनेस हो गई है, सो बहुत सारी चीज़ें अब वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रही। लेकिन जब थी भी तो मैं उनको बहुत ब्रेवली फेस करता था, और मैं हमेशा अपने काम से मनवाया अपने आप को। तो मुझे कभी किसी ने ये कहा नहीं कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें हीरो लेंगे। मैं जो था जैसा था उसमें मुझे बेहतरीन काम मिला और क्योंकि मैंने किया। यूजुअली हम देखते हैं ना कि अगर हम मजाक करने की बात कर रहे हैं तो हम उसको एसोसिएट कर देते हैं मजाक उड़ाने से। हमारा मजाक मतलब तभी चलता है, तभी सब लोग हंसते हैं, जबकि हम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो या किसी तरीके से टारगेट कर रहे हो, वो चीज़ बीच में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। देखिए ये एक दौर में था, बट आप पे डिपेंड करता है ना, आप उस जगह पर कितनी देर रुकते हो जहां आपको ऐसी वाइब आए। मैं उन लोगों की कंपनी में कभी रहा ही नहीं, और अब आकर तो ये चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी हैं, तो इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन आपके वही वाली बात कि जैसे इंडिया में है या जैसे हॉलीवुड में है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटी है। अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अपने आप को मनवा लेते हैं, तो कुछ चीज़ें काउंट नहीं करती। रीज़न ये नहीं था कि मैं अपना वेट कट डाउन नहीं कर सकता था। रीज़न ये था कि यार मैं जैसा हूँ, मुझे पहले उसमें अपने आप को साबित करना है। मैं एक नई जंग में नहीं दौड़ सकता, मुझे काम करना है और मुझे काम की ज़रूरत है। उसमें मैं आप लोगों को ये कह के नहीं जा सकता कि मैं 6 महीने की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ और फिर वापस आने तक शायद मेरे पास वो रास्ता भी नहीं होगा। सो कुछ फैसले कुदरत करती है और आप उन पे चलने पे मजबूर होते हैं। तो ये वही है। हाँ, इतना ज़रूर आपके हाथ में होता है कि मुझे किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना। तो ऐसे रास्तों से मैं खुद ही कट लेता था। अच्छा, आपने इंडिया की बात की कि इंडिया में जो सेट पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब मैं देख रही थी पिछले कुछ अर्सा पहले, अगर जो इंडिया के जितने भी शोज़ होते थे, बहुत बड़े बड़े शोज़, उसमें ये होता था कि कॉमेडी जब होती थी तो किसी एक्टर के साथ कोई ऐसा प्रैंक हो जाता था कि वो गुस्से में उठ के चला जाता था। और अब अगर आजकल देखूं तो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी यही सब हो रहा है। तो क्या हमारे पास वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा लिमिटेड हो गया है कि हम इस चीज़ पे आ गए? नहीं यार, हमारे पास देखें, दो चीज़ें हैं। जो आप जिनकी बात आप कर रहे हो, जैसे हमारे बहुत सारे थिएटर के दोस्त अहबाब हैं और एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक शो में 3 से 4 लोग होते हैं। वो कॉमेडी, उनकी कॉमेडी को समझने के लिए भी एक तो सब के बस की बात नहीं है, बिकॉज मोस्टली पंजाबी में है, तो वो एक पंजाबी समझने वाला बंदा तो उसको फॉलो कर लेगा। कई लोगों के सर से गुजर जाते हैं। जैसे बहुत सारे कराची में दोस्त हैं, वो अभी भी उनको पंजाबी, हालांकि पंजाबी मूवीज़ भी देखेंगे, इंडियन पंजाबी मूवीज़ भी देखेंगे, लेकिन पंजाबी सर से गुजर जाती है उनके। और ये जो आप बात कर रहे हो, देखो इंडिया में फिर मैं वही कहूँगा कि एक बिग बॉस 6 दफ़ा हो रहा है। ओटीटी पे अलग हो रहा है, मलयालम का अलग हो रहा है, इसका अलग हो रहा है, उसका अलग हो रहा है। इसी तरह एक शो के 10-10 शोज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे आ जाके 4 न्यूज़ चैनल्स हैं, वो आपस में ही बेचारे मुकाबले में हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। 3 आर्टिस्ट उधर बैठे हुए हैं, 3 उधर बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की एफर्ट में रहते हैं। उसी तरह भी रिसेंटली मैंने देखा था किसी शो में शाजिया मंजूर जी हाँ, उसी नाराज़ की होने तरफ की आना एक्टिंग चाह कर रही रही थी थी। कि ये बिल्कुल, स्क्रिप्टेड होती हैं ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होती है। लेकिन क्यों, मतलब हमारे पास कॉमेडी की इतनी वास्ट वैरायटी मौजूद है, हम उस पर क्यों नहीं जाते, रादर देन कि वो ये एक चीज़ जो है वो फॉलो करना शुरू करते हैं? अब देखें, हमारे यहाँ पर मैं फिर आपको वही कहूँगा ना कि एक तरह का ही हर शो का फॉर्मेट आप देख लो तो एक ही है। एक प्रिंसिपल बैठे हुए हैं सीट पे और एक गेस्ट आए हुए हैं और 4 स्टूडेंट्स हैं और वो थोड़ी खिंचाई भी कर रहे हैं और वो फॉर्मेट चल रहा है। अब उसमें वो रोज़ जब शो करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो करना है ना यार। तो वो उसमें फिर कभी वो प्रैंक कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए होता है कि यार कुछ ऐसा प्रैंक होगा, एक क्लिप लगेगी जिसमें शाजिया जी बहुत गुस्से में, लोग कहेंगे देखो देखो क्या हुआ। हाँ, और लोग भी इतने प्यारे हैं कि वो आधा जानते हैं कि ये प्रैंक हो रहा है, लेकिन वो देखेंगे, तो वो इसीलिए कर रहे हैं सारी गेम व्यूज़ की होती व्यूज़ है। की है। अच्छा, अब हम व्यूज़ की तरफ आ रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ हम सोशल मीडिया चूंकि बड़ा फास्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी ना एक रैपिड फायर आपके साथ करें जिसमें श्योर से श्योर मैं श्योर, आपसे मतलब कुछ ऑप्शंस पूछूंगी और आपने उनकी जल्दी जल्दी जवाब देने। ठीक हो ठीक है, कॉमेडी या सीरियस? गया।
सीरियस। सीरियस। खाना या सोना? दोनों। नहीं, एक। सोना। सोना। ड्रामा या फिल्म? ड्रामा। ड्रामा। सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया? ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया। टिकटॉक या बीगो? दोनों नहीं। कोई एक। मे बी टिकटॉक समडे। टिकटॉक। कभी। फेसबुक या इंस्टाग्राम? फेसबुक। फेसबुक। इंस्टाग्राम पे वैसे आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, लेकिन फेसबुक पे जो है वो मैं ज़रा, इंस्टा पे मजबूरन एक्टिव रहना पड़ता है, और फेसबुक पे क्योंकि वो बहुत पुराना है ना, तो सब रिश्तेदार सब दोस्त अहबाब वहाँ पे हैं, तो वहाँ से लोगों की खैर खबर मिलती रहती है। वेल डन। अच्छा, रनिंग या स्लीपिंग? स्लीपिंग। स्लीपिंग। ये बड़ा एक्सपेक्टेड आंसर था। पाकिस्तान रियलिटी शोज, वन वर्ड। देखिए, रियलिटी शोज़ की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, वन वर्ड में वो डिस्क्राइब हो नहीं सकते क्योंकि बहुत कम है। एक रियलिटी शो का हिस्सा मैं था, और उसके बारे में मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि दैट वाज 100% ओरिजिनल। ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा काम या अच्छे पैसे? अच्छे पैसे। अच्छे पैसे। अच्छा काम तो हम खुद कर लेंगे, अच्छे पैसे मिलने चाहिए। नहीं, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि अच्छा काम आपको मिलना चाहिए, या मतलब एक क्वालिटी रोल आपको मिलना चाहिए, या कोई भी रोल हो बस अच्छे देखिए, पैसे मिल जिसको जाए? लोग क्वालिटी आर्टिस्ट मानते हैं, अच्छे पैसे सिर्फ उसको देते हैं। और हमारे मुल्क में जितनी सी इंडस्ट्री है और जितने कम मौके हैं, तो अच्छे पैसे, अच्छा काम हम कर लेंगे। कुछ नहीं होगा ना, तो हम अब सोशल मीडिया है उस पर बैठ के कर लेंगे। वेरी वेल। दी नॉक नॉक शो या दी कपिल शर्मा शो? फंसा दिया। द कपिल शर्मा शो। नॉक नॉक शो में अभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट अभी लिमिटेशंस हैं। कपिल शर्मा शो जो है वो बहुत ग्रैंड है, और उसके ग्रैंड होने की वजह भी यही है कि आप देखें, कल परसों ही मैं क्लिप देख रहा था, उसमें बोल रहे थे कि यार देखें, इंडिया में मिनिमम 100+ तो सिर्फ उनके सुपरस्टार्स हैं, और एक महीने में कोई 30-40 मूवीज़ आती हैं जिसकी प्रोजेक्शन के लिए आते हैं। हम लोग नॉक नॉक शो में कितने सेलिब्रिटीज़ रिपीट कर सकते हैं? सो ये एक थोड़ा सा एज मुझे लगता है कि ये मुकाबला करना ज़रा ज़्यादती होगी, क्योंकि हमारे पास उतनी ओपन फील्ड नहीं है कि मैं, दानिश या मोएब कुछ ऐसा कर सकें उस एक आधे घंटे में जो कपिल शर्मा में वो कर पाते हैं। उसका बजट ही जी आई थिंक 5 करोड़ तो कपिल शर्मा ले रहे हैं एक एपिसोड का। और कहाँ कहाँ लिमिटेशंस आती हैं इस तरह के शोज में? सेंसर की आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी कभी हमारे गेस्ट ऑफेंड हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे मैं देख रही थी उस दिन निदा यासिर कहती कि बड़े गेस्ट होते हैं, वो बड़े हाईली पेड होते हैं, वो आते ही नहीं है। ये मसला भी है। देखें, वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो अच्छे पैसे ले रहे हैं तो वो क्यों नहीं आएंगे? नहीं, मतलब देखें, बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो इतना अच्छा आपको पे कर सकें। हाँ, तो उधर लोग नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। देखें, एक वक्त लगता है हर आर्टिस्ट को एक मार्केट बनाने में। अब अगर मिसाल के तौर पे वो प्राइस मेरी सेट हुई है और मैं वो प्राइस एक कहीं से ले रहा हूँ, तो फिर मैं उसकी हाफ प्राइस पे नहीं जाऊँगा, वो सेक्रीफाइस मुझे करना पड़ेगा, तो ही वो मैं मेंटेन कर पाऊँगा ना। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनके अपने उसूल हैं। वो तो ये कह सकते हैं कि क्वालिटी वहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाती है क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। देखिए, क्वालिटी का कंपैरिजन अगर आप करेंगे उन ममालिक के प्रोग्राम से जिधर ऑब्वियसली लाखों और करोड़ों वाला डिफरेंस आएगा, तो आपको कुछ भी करके लगेगा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन अगर आप उसको पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे और आज से 5-10 साल पुरानी प्रोग्रामिंग और अब में देखेंगे, या उसका आप पीटीवी से और उनसे कंपैरिजन करेंगे, तो आपको बहुत तरक्की नज़र आएगी। तो वो आप एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करें। अगर उसको मैं इस तरह से करना चाहूँ, मतलब किसी और मुल्क के साथ कंपैरिजन नहीं करी, पाकिस्तान में ही कह रही हूँ, लाइक मेरे जैसे एक फ्रेश माइंडेड बंदा है जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये बात वहाँ पे आ जाती है कि मैं किसी, लाइक मेरा फॉर एग्जांपल आप इस पॉडकास्ट को ले लें, अगर मेरे पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है या कोई गेस्ट को देने के लिए बहुत अच्छे पैसे नहीं हैं, तो मेरा पॉडकास्ट तो वहीं पे रुक गया। देखिए, ये दुख तो फिर सबका है। ये तो आप हॉलीवुड में भी चले जाएं, जिसके पास पैसे नहीं है, इंडिया में भी चले जाएं, जिनके पास बजट नहीं है, उनके पास सेलिब्रिटी स्टार्स, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा सेटअप, अच्छा सेट, वो कैसे लेके आएंगे? कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उनके लिए तो आपके पास बजट होना चाहिए। बट अभी मुझे लगता है सोशल मीडिया के इस दौर में अगर किसी में टैलेंट है और वो, या कॉन्फिडेंस है, टैलेंट कम भी हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो किसी ना किसी तरह अपने आप को दुनिया के सामने ले आता है। अच्छा, क्या समझते हैं सोशल मीडिया के आने से जो मेन स्ट्रीम जितने भी आर्टिस्ट हैं वो डैमेज या इफेक्ट हुए? देखिए, डैमेज या इफेक्ट का मैं इस तरह से नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी है जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। हमें शुरू में वो इमेच्योर लगती थी, लेकिन अभी वो लोग जो हैं वो सब हमारे पैरेलल स्टार्स हैं, हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं ना, वो क्रिटिसाइज करते हैं ये सोशल मीडिया के आर्टिस्ट हैं, इनको क्या आता जाता है। देखिए, ये बात तो
देखें, जहाँ तक मानने वाली बात है वो तो है ना कि अगर आप एक सोशल मीडिया बहुत सारे स्टार्स हैं, आप उनको कहें कि यार ये एक सीन परफॉर्म कर दो, तो वो नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर। लेकिन वो उनका काम नहीं है ना, वो करना चाहते हैं, वो तो नहीं कह रहे ना हमें ड्रामा करना है। उनको अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी, उनका छक्का लग गया, अब वो खुश हैं। अब वो सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि हेलो जी, वी आर वेलकम विद अनदर ब्लॉग, और इधर उधर सबकी बेलें बजती हैं कि भैया वो आ गए, हमें उनको देखना है, और लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये तो देखें, हम लोग तो सब किस के मोहताज हैं जी? अल्लाह के बाद व्यूअर्स के। तो अगर व्यूअर्स उनको देख रहे हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले? वो स्टार्स हैं, उनको अल्लाह ने बना दिया स्टार्स। एक अपॉर्चुनिटी आई थी, वो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें पूरा ताम झाम चाहिए, पूरा सेटअप हो, एक स्क्रिप्ट हो, फिर हम परफॉर्म करें। उनको नहीं चाहिए भाई, वो उठते हैं, उनके आज शूट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर के लॉन में। तो वो अपना सेट लगाते हैं, अपना काम करते हैं, उसमें से लाखों में से हजारों को लोग फिर पसंद भी कर लेते हैं। देखती हूँ बहुत सारे एक्टर्स या आर्टिस्ट जो हैं वो भी आना शुरू हो गया। अब सबका जो है ना वो टिकटॉक अकाउंट भी बन गया है, इंस्टाग्राम पे भी बड़े एक्टिव हैं, उसके बाद यूट्यूब चैनल्स यस। सबके हैं। तो क्या मतलब वो उनको लग रहा है कि हम पीछे रह जाएंगे अगर हम इस दौड़ में नहीं आएंगे? देखें, जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको क्या चाहिए? उसको पहचान चाहिए होती है, उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, उसको अपनी आवाम के साथ कनेक्टेड रहना है। एक दौर था जब पीटीवी था और तारिक अजीज़ शो में, या नीलाम घर तब के नाम से होता था, एक बंदा आता था, वो कोई एक चुटकुला सुनाता था या एक गाना गाता था, और सुबह वो वायरल होता था, क्योंकि सब ने बैठ के रात को वो शो देखना है। अभी आज के दौर में आपके मोबाइल में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट, जो आप जिनसे भी आप देखना चाहो, ये क्या कर रहा है आज, ये क्या कर रहा है, उसमें आपको सरवाइव करना है। तो बहुत सारे एक्टर्स इस वजह से भी इस तरफ आए हैं कि यार अब ऑप्शन ही नहीं है, अब तो व्यूअर मेरा जो है वो बट गया है ना, तो मुझे तो, अगर मेरा व्यूअर मेरे पास नहीं तो मैं भाग के उन तक पहुंच जाऊं। और सेकेंडली सोर्स ऑफ इनकम है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए, और कई लोगों के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं या फिर दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, उसमें कोई भी इनकम के सोर्सेज जो हैं वो किसको बुरे लगते हैं? तो जो कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि मोस्टली जो एक्टर्स हैं वो उतने रेगुलर नहीं हो पाते जितना एक रेगुलर बॉर्न टिकटॉकर या बॉर्न यूट्यूबर और व्लॉगर होगा। वो बहुत, उनके लिए उनके घर वाले भी अब हिस्सा हैं, तो तो वो तो आप नहीं प्रोडक्शन ट्राई होगा। करते कभी? क्योंकि मैं देखती हूँ इंस्टा पे आप बड़े एक्टिव हैं, मैं देख रही हूँ डेली की अपडेट आती हैं, वीडियोस बिल्कुल। आती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आप क्रिटिसाइज भी करते हैं। मुझसे हो नहीं पाता। मैं बहुत दफ़ा कोशिश की, मैंने आज तक कभी टिकटॉक नहीं बनाया। मुझे बहुत लोग कहते हैं, मैं बनाना भी चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं बनाना आता। मैं टिकटॉक पे कभी मैंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। इसी तरह से डेली व्लॉगिंग पे मेरे मोबाइल में बेपनाह वीडियोस होंगी। मैं किसी ट्रिप पे गया हूँ, मुल्क से बाहर गया हूँ, मैं वीडियोस बना लूँगा। अब वो एडिट करके अपलोड करने की सुस्ती है, मैं नहीं कर पाता, मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हो पा रहा। ये अब अपनी अपनी नेचर है, मैं क्या करूँ। अच्छा, क्रिटिसिज्म से अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक वीडियो आपके अकाउंट पे बड़ी पिन हुई हुई है पीआईए के हवाले से, बिल्कुल वो बिल्कुल। क्या स्टोरी है? देखें जी, वो बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। अभी इसी रमज़ान में मैं उम्रा पे था, और पीआईए ने मेरी जद्दा से वापसी की फ़्लाइट थी, और मैं मदीना से जद्दा पहुंचा। जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि जी आपकी फ़्लाइट तो कंफर्म है, लेकिन आपकी फैमिली की जो है वो तो 1:30 बजे चली गई। 1:30 बजे फैमिली कैसे की चली 1:30 गई? बजे चली गई और फ़्लाइट तो आपकी 5 बजे कंफर्म? की थी ना, 1:30 बजे कैसे चली गई? नहीं, वो हमने मैसेज कर दिया था फ़्लाइट। खैर बहुत शोर शराबा मचा, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने ये तस्लीम किया कि जी एक्चुअली छोटा जहाज़ आया था ना, तो फिर बाकी लोगों ने तो रह जाना था। तो मैंने कहा बाकी लोगों का क्या होगा? और फिर वो, आप अगर वो वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पर प्रदेश में वो बुज़ुर्ग जिनके पास शायद पैसे भी नहीं थे, मोबाइल्स भी नहीं थे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, वो 4-4 दिन से एक गंदे से होटल में पड़े हुए हैं। उन्हें खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, और उनकी कोई सुन नहीं रहा था कि यार उन्होंने पाकिस्तान कैसे वापस जाना है। जो बेचारा पेशावर का मुसाफिर है उसको कह रहे हैं आपको यार लाहौर उतार देते हैं, लाहौर वाले को कह रहे हैं आपको कराची भेज दें, वहाँ से घर चले जाओगे। सो ये सिर्फ पीआईए ने नहीं, एयर ब्लू के भी, उसमें और भी पाकिस्तान के कुछ एयरलाइंस के वहाँ पैसेंजर्स थे बेचारे। खैर वो एक बड़ा लंबा चौड़ा मसला चला। खुदा का शुक्र है कि थोड़ा सा जानते हैं लोग, तो वो जो पीआई का स्टाफ था उनको जब थोड़ा शोर मचाया, समझाया, तो फिर वो एक स्पेशल फ़्लाइट आई जो सिर्फ मेरी फ़्लाइट में लोग रह गए थे, अबाउट लाइक 70 थे, और उन लोगों को फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान भेजा गया। अच्छा, अमूमन ऐसे होता है कि जब ऐसे इदारे को या ऐसी किसी को आप टारगेट करते हैं ना तो बड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं, और वो उस चीज़ पे आपको बड़ा मतलब वो करते हैं, थ्रेट करते हैं कि आपने हमारे अगेंस्ट बोला है तो अब ये होगा वो होगा। क्या पीआईए की तरफ से भी ऐसा था या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि नहीं बस देखिए हम उनकी इसको तरफ कवर से अप कोई करें? रिस्पॉन्स नहीं आया,
और ये इतना रेगुलर होता है कि वो रिस्पॉन्स देंगे तो उनको भी पता है बात से बात निकलेगी। और ये वीडियो बनाने का कतन मकसद ये नहीं था कि मैं पीआईए को कुछ कहना चाहता हूँ, ये मकसद था अपनी आवाम को ये बताना कि क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जब देखें छोटे छोटे शहरों से, वो बुज़ुर्ग जो पता नहीं सारी ज़िंदगी के पैसे जमा करके हज करने या उम्रा करने जाते हैं, उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो उनको 4 चीज़ें पता हों, और फिर अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप उस तरफ जा सकें। और ये चेहरा दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि पीआईए हमारी एयरलाइन है। एग्जैक्टली। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि जद्दा हज टर्मिनल जो बनाया गया है, उधर मुझे लगता है सारे गरीब मुल्कों की फ़्लाइटें उधर उतार रहे हैं, जो कि उनका मेन जद्दा एयरपोर्ट है, वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं, और वो वेरी कूल एंड अपडेटेड एयरपोर्ट है। और ये एक बड़ा सा डेवू स्टेशन है जिधर आपको कोई फूड चेन नहीं मिलेगी आपको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मेरा इख्तलाफ तो सऊदी गवर्नमेंट से भी है कि यार वहाँ पर आप एयरलाइंस वालों को बोलें कि वो एटलीस्ट 3 से 4 पर बंदा एक लोग हायर करें जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकें। एग्जैक्टली। अब एक बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत बेचारी गई है और वो काउंटर पे घर भी खड़ा हुआ है, वो ना अंग्रेजी समझ रहा है, ना उर्दू समझ रहा है, ना पंजाबी समझ रहा है, वो किस तरह अपना मसला बयान करेंगे? फैसिलिटेशन तो वो सेंटर्स नहीं। प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं किया हुआ। लाखों रुपए आप खर्च करके जाते हो तो एटलीस्ट आप इतनी ख्वारी डिजर्व नहीं करते। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको कवर अप किया बिल्कुल जाए। होनी चाहिए। आपने अगर अपने हाजियों को ही प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं करना तो बाकी हालांकि मुसाफिर पाकिस्तान बेचारे से तो बड़ी मतलब ह्यूज नंबर जाता है हर साल। सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। और जितना सऊदी गवर्नमेंट भी पाकिस्तानियों से कमाती है वो कम ही मुल्कों से कमाती होगी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। वेल अच्छा, इसको ना थोड़ा सा आप कन्वर्ट करेंगे, हम दूसरी तरफ आना चाहेंगे। जैसे हमने कपिल शर्मा शो की बात की, हमने इंडियन कॉमेडी इंडस्ट्री की बात की, आपको कोई ऑफर आई इंडिया से? मैंने एक कमर्शियल किया था। इट वाज अ दुबई बेस्ड कंपनी, और हमारे यहाँ पे मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं ज़हीरुद्दीन, आईडी क्रिएशंस है उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैंने एक कमर्शियल किया। देन फिर मैंने एक फ़िल्म की यारा वे, जो थाईलैंड में शूट हुई। उसमें जितना भी क्रू और स्टाफ था वो सब बॉलीवुड का था। तन्नू वेड्स मन्नू के एसोसिएट डायरेक्टर थे, देन गली बॉय के डीओपी थे, और पूरा यूनिट था। बट अभी क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए कि उसके बाद उनके साथ तो एक अच्छे टर्म्स बन गए, लेकिन फिर ऐसा मौका बन नहीं पाया कि हम लोग काम कर सकें। कहते हैं ना, आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। बट स्टिल वी हैव, ऐसा क्यों? बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम है ना। अब जैसे मैंने नवाज से कहा कि यार मुझे एक शाउट आउट चाहिए, तो उसने बोला यार अगर पाकिस्तान की तरफ से मेरा शाउट आउट चला गया तो मुझे तो वहाँ पर जो है वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ उनके लिए है कि मतलब उनके लोग इतने सेंसिटिव हैं इस बारे में, या हमारे भी अच्छा, ऐसे? लोग मुझे लगता है एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इतना बॉदर नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट लेवल पे इश्यूज हैं, और हमारी गवर्नमेंट को शायद इतना इशू नहीं है, वो इशू उनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंडस्ट्री है और वो काम नहीं कर सकते इस तरह से हम। क्योंकि हमारे लोग और एक्टर्स बड़ा फैसिनेट करते हैं ना कि मतलब इंडिया से ऑफर आई है मुझे। मोस्टली हमारे एक्टर्स इस चीज़ को कोट भी करते हैं। आप देखें, इंडिया से ऑफर आना जो है ना, वो मुझे लगता है इन दी एंड ठीक है, वो बड़ी इंडस्ट्री है, ज़्यादा लोग देखते हैं, आपको लगेगा कि यार आप काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्लेम होगे। लेकिन हमारे बहुत सारे आर्टिस्टों ने इंडिया में जाके काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि सिवाय माहिरा के या फवाद के किसी ने भी कोई खातिर ख्वाह ऐसा काम किया हो कि हम कहें कि यार मज़ा आ गया यार, यहाँ तो तुमने ऐसा काम नहीं किया था। तो वो हम एट टाइम्स अपना अच्छा काम छोड़ के उनका बुरा काम करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, इंडिया के साथ काम करने का फ़ायदा सिर्फ एक हो सकता है कि हाँ, उनकी करेंसी हमसे बेहतर है और हमें पैसे अच्छे पैसा मिलेंगे। ज़्यादा That's it. मिल रहा है। हाँ अच्छा, आपने कहा फवाद और मायरा ने बड़ा अच्छा काम किया, अपने आप को मनवा के आए हमसाया मुल्क में। ये किन बेसिस पे बात की कि उनको एक तो क्या लीड रोल अच्छा मिला, या फिर प्रोडक्शन की, जिस प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे थे वो बहुत अच्छी थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अपने आप को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। मैंने फवाद और मायरा की बात की, लेकिन मुझे लगता है इन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बहुत अच्छा काम वहाँ किया है, और एक्चुअली अगर अभी तक हालात ठीक होते तो शायद वो 200-400 फिल्में कर चुके होते। वो हैं वन एंड ओनली जावेद शेख साहब। एग्जैक्टली। ठीक है। और उन्होंने एक्चुअली अगर पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट वाकई वहाँ पर गया और काम करते रहे रेगुलर, बहुत सारी मूवीज़ आपने शायद नहीं भी देखी होंगी, बट शेख साहब ने बहुत काम किया। सो वो शेख साहब है ना, अलावा क्या बात है, एक ही शेख साहब है हमारे पास। जहाँ तक फवाद मायरा की बात हुई, अब उसमें अली ज़फ़र भी आते हैं, उसमें मावरा भी आती हैं, उसमें और भी आर्टिस्ट आते हैं। मैं इन लोगों की बात इसलिए करूँगा कि ऑब्वियसली शाहरुख खान के साथ अगर एक सुपर हिट फिल्म हमारी किसी एक्ट्रेस ने की और वो उनको भी बहुत पसंद आए, और तो मुझे लगता है कि मायरा के पास बहुत सारी और ऑफर्स होती अगर ये हालात ख़राब नहीं होते तो, बिकॉज उसने अच्छा काम किया। बिल्कुल। फवाद इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन।
वो हसीन ही इतना है कि पहले तो हमें ऐसा लगा कि जैसे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी कॉम्प्लेक्स में आ गई है। और जब आप अवार्ड्स में और हर जगह देख रहे थे तो फवाद को लोगों ने वाकई सर पर बिठाया। और बहुत सारी मूवीज़ में हम यहाँ पे सुनते थे कि जी फलां हीरो को रिप्लेस करके फवाद को कास्ट करने का सोच रहे हैं। सो वो ऑब्वियसली कोई चीज़ तो थी जिससे वहाँ पर लोग इतने इम्प्रेस हुए। तो फवाद को तो इंडियन ऑडियंस भी बहुत पसंद करती है। और वो वैसे ही ब्लेस्ड है, वो जो भी करता है लोगों को अच्छा ही लगता है। एक्टिंग तो यहाँ पे भी कर रहे थे ना पाकिस्तान में भी, वहाँ पे क्या चेंज? देखिए वहाँ पर कुछ चेंज नहीं, वहाँ कैनवस बड़ा था। वहाँ पे आप देखें जैसे फवाद ने एक मूवी की कपूर एंड सन्स, ऐसा स्क्रिप्ट पाकिस्तान में शायद वो नहीं कर सकता कभी। इसी तरह से एक बड़े कैनवस पे जब आप काम करते हैं, और हमारे लिए क्या है, हम सब हैं बॉलीवुड व्यूअर्स। बचपन से हमने आंख खोली तो VHS पे हम इंडियन मूवीज़ देखते थे। और उसके बाद से अब तक आप सबसे ज़्यादा जिस मीडिया को फॉलो करते हैं वो है इंडियन मीडिया। अगर वो आपके आर्टिस्ट को एक्नॉलेज कर रहा है तो वो आपके लिए वैसे ही एक प्राइड का मोमेंट बन जाता है। सो फवाद को वहाँ से बहुत प्यार मिला। लेकिन मैं बाकी आर्टिस्टों की बात करूँ तो कोई एक मूवी या 2 मूवी से ज़्यादा वहाँ पर कर नहीं पाया, और इतना ज़्यादा सक्सेस रेशो भी नहीं रहा बाकी आर्टिस्टों का। जैसे मोमराना भाई हैं, उन्होंने भी एक मूवी की, और भी बेग साहब, नदीम बेग साहब ने भी की थी। तो बहुत सारे लोग हैं इक्का दुक्का फिल्में कब से कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन जो शोहरत और जो कह लें कि आपको एक वेलकम जिस तरह फवाद को किया गया, उस तरह बहुत कम लोग। तो क्या मैं ये कहूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इसलिए उनकी एक्टिंग इतनी इनहेंस हुई? नहीं नहीं, आर्टिस्ट तो वो यहाँ अच्छे थे तभी तो वहाँ गए। आप अभी देखें आपके पास आपकी इंडस्ट्री में हीरो कितने हैं। अगर अभी आप गिने तो टॉप 3 में फवाद आते ही आते हैं। ठीक है, फवाद हो गए, हुमायूं सईद हो गए, फहद मुस्तफ़ा हो गए, उसके बाद दीगर आ जाते हैं। हाँ। ये हो गया अनफॉर्चुनेटली। जो लोग थे जैसे शान भाई हैं, बाबर अली भाई हैं, इन्होंने बहुत काम किया बिल्कुल, इंडस्ट्री में, बहुत राज किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब फ्लेवर चेंज होते हैं तो आपको वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है। मेरे बड़ा फेवरेट है गोविंदा, ठीक है, लेकिन गोविंदा की उसके अंदर मुझे लगता है जितना टैलेंट है, बहुत आप 20 इंडियन एक्टर्स सुपरस्टार्स मिला लोगे तो उसमें एक में उतना टैलेंट है। लेकिन आपने अगर वक्त की कदर नहीं की और अपने आप को अपनी एज के हिसाब से नहीं मॉडिफाई किया तो आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए आज उनको कोई कास्ट नहीं कर रहा, जबकि मुझे लगता है कि अगर वो अच्छे कैरेक्टर रोल्स में आते तो आज 200-300 फिल्में गोविंदा और कर चुके हो। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का कोई ऐसा नाम जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो? पाकिस्तानी इंडस्ट्री का कोई ऐसा नाम, बड़ा सोच के बोल रही। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, हुमायूं वजह? सईद वजह बिकॉज मैं जितना हुमायूं भाई को पर्सनली ऑब्जर्व भी किया है, ही इज़ अ वेरी हम्बल, वेरी स्वीट एंड वेरी सेंसिबल पर्सन। देखिए सिर्फ आर्टिस्ट होना जो है वो मैटर नहीं करता, एक पैकेज होना ज़रूरी है एक हीरो के लिए। सो वो ही स्मार्ट इनफ। उनकी मूव मुझे बहुत हमेशा पसंद आती है। थोड़ा रुक के काम करते हैं बट करते हैं। और अभी इस एज में भी अगर आप टॉप 1 पे देखो तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है। आपको वो उस डायलॉग से तो नहीं पसंद, शफीक अहमद रोटी खोल दो? नहीं, हेल्प मी दुर्दाना से भी तो पसंद आ सकते हैं ना। वेरी वेल। अच्छा, वापस आना चाहूँगी तमाशा घर की तरफ। वहाँ पे आपने कहा कि मैंने अपना सिंगिंग का टैलेंट एक्सप्लोर किया, वो स्टोरी क्या थी? देखिए तमाशा में जब मैं गया तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक आर्मी स्कूल से ज़्यादा सख्ती थी। हाँ। सब कुछ बहुत ही बिल्कुल जो आप देख रहे थे वो कुछ भी नहीं था। जो 24 घंटे की जिन लोगों ने स्ट्रीमिंग देखी उन्हें पता है अंदर और क्या क्या हुआ। तो नए लोग, कुछ समझ नहीं आ रही थी, और समझ इतना ही था कि यार एंटरटेन करना है। अब कैसे करना है, मैं लड़ा हुआ हूँ, मैं 30 घंटे का भूखा भी हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मैं गाना गाना शुरू कर देता था या मैं पंजाबी में कुछ चुगल लगाता था। और वो कब बाहर लोग कितना पसंद कर रहे थे इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं वापस आया और मैंने अपने इंस्टा के फॉलोअर्स देखे और हर जगह देखा। जैसे जिस एपिसोड में मेरी एलिमिनेशन हुई, रात 12 बजे अगर एपिसोड अपलोड हुआ था तो सुबह 4 बजे तक उस पर 5,500 कमेंट्स थे। और मैं खुश भी हो रहा था और परेशान भी हो रहा था कि हमने ऐसा अंदर क्या किया जो लोगों को इतना पसंद आया। और उसी में मेरा सिंगर री एक्सप्लोर हुआ। एक दिन हमारे बादशाह सलामत जो अदनान सिद्दीकी भाई हैं, वो एक सेगमेंट में आए और वो कुकिंग कर रहे थे और हम टॉप 7 लोग रह गए थे। 7 लोग निकल चुके हुए थे या टॉप 6 रह गए थे। और उस दिन उससे पहले फैज़ान शेख ने एक गाना बनाया था, दोस्तों मुझे वोट करो। हाँ हाँ हाँ। वो जब आए अदनान भाई तो उन्होंने कहा कि यार कुछ मिच्योर गाना बनाओ ताकि वो तुम लोग रिकॉर्ड करो और इस तरह से। सो वो सेगमेंट चल रहा था, चिट चैट चल रही थी और मुझे अल्लाह ताला आमद
कब होती पता नहीं होता, तो मैं वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ, मैंने कहा चलें लिखते हैं। तो उमर शहजाद इज़ लाइक माई ब्रदर, उसके साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्ती थी। सो मैंने उमर को साथ लिया, मैंने गाना लिखना शुरू किया। फिर हमारे पास एक छोटा सा वॉशरूम एरिया था, वहाँ गए, हमने रिहर्सल की और मैं आके हमने सुना दिया। अब मुझे नहीं पता था कि वो अल्फाज जो ऊपर से उतर रहे हैं वो एक्चुअली मेरी सिचुएशन पे कितने फिट बैठने वाले हैं। अच्छा। उसी दिन रात में मेरी एलिमिनेशन हो गई। और जब मैं निकला और मैं बाहर गया तो सबसे पहले तो मैं ARY का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो सब इतना प्यार करते हैं कि ऑलमोस्ट सारा स्टाफ बाहर था मुझे वेलकम करने के लिए। और बहुत सारे लोग रो रहे थे, बहुत सारे लोग अंदर रो रहे थे। और तब मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि ये गाना हमें बहुत पसंद आया है और इस गाने को आप रिकॉर्ड करेंगे और फिनाले पे परफॉर्म करेंगे। तो फिर वो पहला एक प्रोफेशनल गाना, थोड़ा बहुत पहले कभी OSTs वगैरह मैंने रिकॉर्ड किए होंगे, लेकिन वो एक पहला गाना था जो मैंने रिकॉर्ड किया और फिर फिनाले पे परफॉर्म किया। और ऐसा बहुत ही कम रियलिटी शोज़ में हुआ कि कोई आर्टिस्ट गया हो और फिर इस तरह से उसकी एक परफॉर्मेंस भी प्लान हुई हो। सो वो मेरे हमेशा वो मोमेंट मेरी लाइफ का शायद सबसे स्पेशल मोमेंट तो है। क्यों ना उसको रिकॉल किया जाए। हाँ, व्हाई नॉट। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, भटका तू दर बदर अब संभल जरा सा, इस घर में आया खुद से मिला मैं, कई बार गिरा मैं हर बार उठा मैं, चेहरे पे सजाए लोगों ने मास्क कही, कुछ हमने भुगते और जीते टास्क कही, मिल जिसको वजारत आई उसकी शामत, रूठे ना हमसे कभी बादशाह सलामत, यही तमाशा तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको, दिखा तमाशा। वंडरफुल। आपने कहा बड़े लोगों ने मास्क चढ़ाई, ये किसकी तरफ इशारा था? बहुत सारे लोगों ने देखें, एक रियलिटी शो जैसे 50 कैमरेज आपको 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। कुछ समझ नहीं आती कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन इस कमरे में आपको क्या मशवरा दे रहा है और साथ वाले कमरे में जाके आपके बारे में क्या बात कर रहा है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि बहुत सारे दोस्त मेरे ये भूल गए थे कि कैमरास हैं और ऑन एयर जाएगा, और वो चीज़ें ऑन एयर गई। और वो जो भी हुआ खैर अब पुरानी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि किसी रियलिटी शो में कोई इंसान जाए और इतनी इज्जत लेके उस इज्जत को बचाता हुआ बाहर निकल आए, ये सबसे बड़ी कोई अचीवमेंट ऐसा थी मेरी। दोस्त था जिससे आप बस वो हो गए, साइड पे हो गए कि नहीं ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और इसने रियलिटी शो में मेरे साथ ये सब किया? बहुत सारे, मेरा ख्याल है कि 2 लोग थे जो मेरे कोई हमेशा हार्ट करीब ब्रेकिंग रहेंगे। मोमेंट तमाशा का? यार बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। मतलब वो मैं तमाशा का हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट बहुत ही सारे थे। कई ऐसे दोस्त थे जो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह लग रहे थे और सडनली वो एकदम आपके सामने एक विलन की तरह आ जाएं और आपको पता चले कि वो आपको या आपकी फैमिली तक को एड्रेस करके कैमराज में बोल रहे हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जब वजारत की बात आई तो बहुत सारे दोस्त जिनको मैं इज़्ज़त और प्यार देता था, जिनके लिए मैं अली भाई था, वो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट आके खड़े हो गए। और उस पूरी तमाशा जर्नी में अगर मैं कहूँ तो उमर शहजाद और दानिश मकसूद, ये वो 2 लोग हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है और इनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। सबसे बेहतरीन इंसान मैंने इन दोनों को पाया। कोई ऐसा मोमेंट जो आप कोट करना चाहें कि नहीं ये स्पेसिफिकली ऐसा मोमेंट था जिसने मुझे वाकई बोला कि नहीं अब मज़ीद दोस्त नहीं बनाने? पता है वो बहुत बहुत चीज़ें पुरानी हो गई हुई हैं, फिर लोग नीचे लिखना शुरू कर देते हैं अब छोड़ देना इन टॉपिक को, क्योंकि उनके भी फैंस हैं, मेरे भी फैंस हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकली। बट कुछ कुछ दोस्तों ने वाकई दिल बहुत तोड़ा। कौन से दोस्त? यार छोड़ देना फिर। मैं चाहती हूँ आप एक आध नाम ले नहीं लें। नहीं, वो आप तो चाहते हो, लेकिन वो फिर ये है कि आप तमाशा में देख लो। तो मैंने आपको बोला ना कि 2 लोग हैं। हाँ। उनके बाद अगर मैं बात करूंगा तो नताशा जो है उसके मेरे इख्तलाफात भी रहे, बट वो एक जेन्युइन लड़की है, तो उसने जहाँ पर जो उसको सही लगता है वो उसके लिए बोली। उसके बाद मोस्टली टोपी ड्रामे थे उसमें। आपको क्या लगता है किसने बेस्ट गेम की थ्रू आउट? बेस्ट गेम यार मैंने की। बेस्ट गेम अगर गेम की बात करूं मैं, जो जिस तरह का उसका पूरा ये है, दानिश मकसूद बहुत अच्छा खेले, क्योंकि हम लोग किसी का बुरा करके नहीं जीतना चाहते थे। तो हमने कभी भी कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई प्लानिंग नहीं की थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वजह से हमें बहुत इज्जत भी मिली। अच्छा, आप अब अगर मैं इस तरफ आना चाहूँ कि रियलिटी शोज़ को जब आप मोस्टली देखते हैं तो कोई भी जितने भी कैरेक्टर्स उसमें होते हैं या जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो जब बाहर निकलती हैं तो मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई लेबल लग चुका होता है, कोई स्कैंडल बन चुका होता है, कोई टैग बन चुका होता है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर निकला तो मैं बहुत हैरान भी था कि इवन हमारे चैनल के जो सोशल मीडिया पेज पे जब पोस्ट अपलोड होती थी तो मैं कब अली सिकंदर से अली भाई बन गया और सब इतना प्यार करने लगे कि जो कैप्शंस होती थी उसमें भी मेरे नाम के साथ अली भाई लिखा जाता था। और वहाँ पर भी मेरे जितने भी दोस्त थे मैं हमेशा उनको कहता था कि यार जब तुम निकल कर शो देखोगे तो तुम्हें ज़रूर एहसास होगा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये किया बट मैंने नहीं किया। और वो जितने भी गए उन्होंने बाद में, बल्कि इनफैक्ट जिस दिन मेरी एलिमिनेशन हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे एक सेगमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि आप को अगर कोई रिग्रेट है तो आप वो अपना कैथारसिस कर सकते हो। तो उसमें सब लोग थे जो जिन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, जिन्होंने जो रोए भी, जिन्होंने कहा कि आपको मिस भी कर रहे हैं। और अभी मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, सबसे अच्छे तरीके ओवरऑल से हम देखा मिलते जाए तो हैं। ये आपका एक बड़ा अच्छा मेरे एक्सपीरियंस। लिए लाइफ टाइम एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। बिकॉज देखें हमारे यहाँ पर जैसे सोशल मीडिया का बहुत हम जिक्र कर रहे हैं और ये शो भी सोशल मीडिया के लिए, जब से सोशल मीडिया ने टेक ओवर किया है अब टर्म सुपरस्टार या हिट चेंज होके वायरल पे आ गई है। हाँ, बहुत सारी नई जनरेशन है जो हमें नहीं जानती थी, जिन्होंने बहुत ड्रामा किए, बहुत कमर्शियल्स किए, बट बाय नेम नहीं जानते थे। वो देख के बोलते थे यार इन्हें आपको टीवी पे देखा है। हाँ, अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इंटरनेशनली भी जहाँ ट्रैवल किया है, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल की बच्ची हो, 8 साल का बच्चा हो, उनके पेरेंट्स हों, वो दे नो मी एंड दे लव मी। आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है, एक आर्टिस्ट कहता है यार मेरा वो कैरेक्टर बहुत हिट हुआ, मेरा ये कैरेक्टर बहुत हिट हुआ। आपका रियल लाइफ कैरेक्टर लोगों को पसंद आया और उससे वो प्यार करें, ऐसा बहुत कम हुआ। तो ये मेरे साथ तो हुआ। रियल लाइफ कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी काम किया। रियल लाइफ में वो कैसे इंसान है? यार बड़े मज़ेदार आदमी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। जैसे आप उसको देख के एक परसेप्शन बनती है कि वो ज़मीन पे भी बैठ जाएगा और कोई इशू नहीं है। और कहीं भी एक्टिंग करते हुए वो आपको ये शो नहीं करेगा कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। हम एक ही फ्रेम में थे, एक ही टाइम ड्यूरेशन थी हमारी, और उसमें वो दिन बड़ा अच्छे से गुजरा। इनफैक्ट उसने तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तान से एक आध आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद थे जिनकी वजह से थोड़ा माहौल जो है वो बदला। शायद उनको हजम नहीं हो रहा था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, तो फिर हम भी तो पाकिस्तान से आए। लेकिन मैंने कोई ऐसा बड़ा मज़ा आया उससे काम करके। अच्छा, अब आपको नहीं लगता उनका एक्टिंग पैटर्न सेम है? कहीं पे चेंज नहीं नजर आता, सेम एक्टिंग है, बस रोल डिफरेंट हो जाते हैं हर जगह। देखिए अब उसकी एक पर्सनालिटी है और वो उसका स्टाइल है और वो हिट है। अब उसमें कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, बहुत वैरायटी भी देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो उन पे सूट करती हैं, आवाम वही देखना चाहती है। जैसे अगर आप सनी देओल को अगर आप आउट एंड आउट रोमांटिक कैरेक्टर दे दें तो आवाम नहीं देखना चाहेगी। वो चाहेगी कहीं ना कहीं वो पंप उखाड़े, कहीं ना कहीं वो बेड उठा के फेंके, कुछ ना कुछ ऐसा करे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बट ऑब्वियसली अब आप उनसे अगर चॉकलेट हीरो या ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे तो वो सूट नहीं करती है ना। हर चीज़ हर के लिए बनी नहीं होती, तो शायद वो चीज़ है। अदरवाइज़ वो जितना मैंने वक्त गुजारा 1-2 दिन, उसमें मुझे वो बंदा भी बहुत अच्छा लगा और आर्टिस्ट तो वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा, अपने ड्रामास की बात करें तो हर कैरेक्टर जो है या फिर हर आर्टिस्ट जो है वो अगर नया कैरेक्टर करता है, नया रोल करता है, या अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्टर या एक्ट्रेस है वो एक पॉजिटिव रोल कर रहे हैं काफ़ी अरसे से और अचानक से एक नेगेटिव पे आते हैं तो बड़ा उनको बूम मिलता है, तो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि एक डिफरेंट रोल की तरफ जाएं? देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या ट्राई करना है, उनको तो जो ऑफर आएगी वो उसने वो करना है ना। हमारे यहाँ देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे आर्टिस्टों के अपने हाथ में नहीं होती। नवाज ने किए एक्सपेरिमेंट्स, कॉमेडी भी की, थोड़ा सा ज़रा हीरो टाइप कैरेक्टर्स भी किए, बट लोगों ने वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो इन दी एंड तो ये हम पे है ना, हम किसकी क्या चीज़ पसंद करते हैं वो देखना चाहते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के अपने हाथ में इतना होता नहीं है, ये आवाम ही है, वो जैसा पसंद करती है वैसे ही रोल्स ऑफर होते आपने हैं। भी तो बड़े डिफरेंट चीज़ों को ट्राई किया है, ड्रामाज, कॉमेडी। अच्छा, उसके बाद आपका एक हॉरर ड्रामा था दिसंबर के नाम से, जिसको बेस्ट ड्रामा ऑफ द ड्रामा ऑफ द ईयर ईयर का अवार्ड। अवार्ड मिला था। उसका क्या एक्सपीरियंस था? यार उसका बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। हम सब नए नए थे और वो बड़ा सडनली प्लान हुआ, ओवरनाइट वो प्रोजेक्ट प्लान हुआ, साथ साथ वो लिखा जा रहा था और साथ साथ हम शूट कर रहे थे। इनफैक्ट हम
माइनस कोई 7-8 में हम काम कर रहे थे और हमारे साथ कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हुए वहाँ पे। -7-8 टेम्परेचर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बिकॉज उसका नाम दिसंबर था और वो दिसंबर जनवरी में ही शूट हुआ था नॉर्दर्न एरियाज़ में, और बस जहाँ देखें हम वहाँ सिर्फ हमें बर्फ़ नज़र आती थी। उसमें एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस ये हुआ कि काफ़ी सारे यंग एक्टर्स थे, और जब मैं वहाँ पे भी गया तो मैं शुरू में आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय कैरेक्टर। मुझे लग रहा था कि यार ये जो मुझे बताया गया था उससे थोड़ा सा कम है और बाकी लोगों को थोड़ा एज ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा। लेकिन मोहसिन गिलानी साहब वो लिख रहे थे और हम सब उनको बाबा कहते हैं, तो मैं देखता था कि कभी कोई किसी कोने में उनके साथ बैठा हुआ है, कभी कोई किसी कोने में बैठा हुआ है, और वो खैर वन गो में शूट हो रहा है और मैं अपना जो कर सकता हूँ वो बेस्ट में दे रहा था। अब उसकी स्टोरी फाइनल नहीं थी, हम सबको स्क्रिप्ट कंप्लीटली सुनाया नहीं गया था कि क्लाइमेक्स में क्या होगा। तो वो सब दोस्त जो कि बहुत खुश थे जितना अरसा वो प्ले शूट हो रहा था, तो क्लाइमेक्स में पता चला कि यार एक सीक्वेंस है जिसमें मेरी डेथ हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता था कि वो डेथ सीक्वेंस इतना बड़ा बन जाएगा, और वो जो पूरे लास्ट 2 एपिसोड्स हैं वो कहीं से घूम फिर के इसी कैरेक्टर पे आ जाएंगे। तो वो जब प्ले करके हम आ गए तब तो इतना फील नहीं हुआ, जब वो ऑन एयर गया और हम देखते थे रात में एपिसोड और एक दूसरे को कॉल करते थे कि हाँ आज का एपिसोड कैसा लगा। तो जितने दिन तो नॉर्मल एपिसोड चल रहे थे वो सब कह रहे थे हाँ यार बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। जिस दिन फिर लास्ट एपिसोड ऑन एयर गया, मैंने जिस दोस्त को फ़ोन किया जो उसमें काम कर रहे थे, सबने कहा यार ये इन्होंने क्या किया है यार, कुछ समझ नहीं आई यार, बड़ा बकवास से एंड कर दिया। और मेरे लिए वो एक बहुत 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 ही ज़बरदस्त एक चीज़ थी, बिकॉज वो लोगों को, क्योंकि उस एक सीन की वजह से बहुत सारे ऐसे नए सीन पैदा हुए जो कि फ्लैशबैक और वो ऐड हुए, और उसमें मुझे बहुत सारी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस का मार्जिन मिला। तो मेरे लिए वो बड़ा एक हमेशा एक दिल के करीब वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा, हम हमेशा मतलब चाहते हैं और सोचते भी हैं कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ की। नहीं होती तो हम बड़े दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि नहीं। जैसे अभी रिसेंटली वो हुमायूं सईद का एक ड्रामा था जिसमें उनकी डेथ हो गई, तो हम कहते हैं कि नहीं ये क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो बैक टू नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि हम ड्रामा से एक्सपेक्ट ये करते हैं ना कि आखिर में हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। सेटिस्फाई नहीं होते हम देखिए उससे। क्या मसला है हमारा कि हैप्पी एंडिंग हम फिर भी भूल जाते हैं। अब आप देखें कि एक बहुत सुपर हिट प्ले धुआं, जिसमें नबील ज़फ़र भाई जो हैं उनकी जवानी, अभी भी जवान है लेकिन भरपूर जवानी का प्ले। सो वो 7th एपिसोड में, 13 एपिसोड्स में से 7वें एपिसोड में उनकी डेथ हुई, और वो सीक्वेंस लोगों को आज तक याद है। हाँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिल को छू जाती हैं। अब एक कैरेक्टर मेरा जो कि थ्रू आउट द जर्नी हंसा रहा है, प्यार बांट रहा है, और वो एक सेक्रीफाइस में वो कोई सोच भी नहीं सकता ना कि ये चला जाएगा। सो वो मोमेंट लोगों को याद रह गई। वो इस तरह के मोमेंट्स लोगों को हमेशा याद रह जाते हैं, जो आउट ऑफ द वे जाते हैं, क्योंकि देखें आउट ऑफ द बॉक्स खुशियाँ आप फिर भी भूल जाते हैं, दुख आपको याद रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा दुख जो आपको अभी तक याद हो, बहुत सारे हैं। या जिसने आपको बड़ा टोटली मॉडिफाई या चेंज कर दिया? मेरे बाबा की डेथ, मैं बहुत छोटा था, आई वाज 9 और 10 ईयर्स ओल्ड जब मेरे बाबा की डेथ हुई। और वो एक ऐसा पॉइंट था, बिकॉज आप कुछ भी कर लें ज़िंदगी की किसी भी दौर में, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा बाप पीछे है। सो अभी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई थी और बाप नहीं था, तो वो एक और टफ जर्नी थी। कितनी मुश्किलात आई, क्योंकि यूजुअली लड़कों के लिए होता है कि मैं कुछ भी करूं अब्बा जी हैं पीछे संभाल एग्जैक्टली लेंगे। बहुत सारी मुश्किलात आई। आई एम ग्लैड कि मुझे बड़े अच्छे रिलेटिव्स मिले, हमारा बड़ा ख्याल रखा, बड़ा प्यार दिया। मेरे मामू वसीम अब्बास, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बट स्टिल बाप बाप होता है, और जो बाप का होता है एक्चुअली आप अकड़ते उस पे। तो बाबा को इतना टाइम ज़िंदगी ने दिया नहीं, जिस वजह से शायद मुझे और मेरे भाई को, बट स्टिल वो उनकी पर्सनालिटी हमारे लिए एक ऐसी बुक थी कि मैंने और आगा ने जैसा उनको एक इमेजिन भी किया हुआ था, और जो धुंधली धुंधली यादें भी थी, हम उसको लेकर चले, और उसने सारी ज़िंदगी हमारी बहुत हेल्प की। लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जिसमें सोचा हो कि नहीं बाबा होते तो ये ज़्यादा बेहतर होता? अरे हर दूसरे दिन यार, बाप की कमी पूरी नहीं होती। बाप की कमी पूरी नहीं होती, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस है ना। गलत भी कर रहा हूँ तो ठीक है यार, मेरा बाप है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी ना, पापा वो मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा। तो वो बच्चा थोड़ा ज़्यादा कर गया था, लेकिन वो किस बात की करती कि मेरा बाप मेरे पीछे है। हम शायद थोड़े सेंसिबल हैं, हम ऐसा ना करते, बट जितने टैलेंटेड हमारे फादर थे, मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी ने मौका दिया होता तो आज शायद हमारा अपना चैनल होता। वंडरफुल।
बिल्कुल ऐसा होगा कि आपका अपना चैनल होगी। और टू यंग फॉर दिस फॉर मी यू आर टू यंग Thank फॉर you दिस, so एंड मोर पावर टू यू। अल्लाह Thank करे you so आपकी much. ज़िंदगी इसी तरीके से खुशियों से भरी रहे, आमीन. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दूसरों को भी इसी तरीके से हंसता और मुस्कुराता हुआ रखें। Thank you वंस so अगेन much. थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। TSR के एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।